पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज, क्या होता है ये पीपीएच? अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि पीपीएच क्या है, किन महिलाओं में पीपीएच का रिस्क अधिक रहता है और क्या करके हम इससे बच सकते हैं। पीपीएच पोस्टपार्टम हेमरेज, जिसका मतलब होता है कि डिलीवरी या सिजेरियन के बाद एक्सेसिव ब्लीडिंग होना। देखिए, नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन हो, दोनों ही कंडीशंस में ब्लीडिंग तो होती ही होती है, लेकिन अगर वो अत्यधिक हो, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी में 500 ml से ज़्यादा और सिजेरियन में 1 लीटर से ज़्यादा अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो उसे हम पीपीएच कहते हैं, यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। क्योंकि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, यानी कि इसमें जान भी जा सकती है, इसलिए इसके बारे में आपको पता होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आपके आसपास कोई प्रेग्नेंट महिला है, आपके नियर डियर वंस में कोई प्रेग्नेंट महिला है, तो आपको पीपीएच के बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट, आज आपको इसी कंडीशन के बारे में डिटेल में समझाऊंगी कि क्या होता है पीपीएच, क्यों होता है, कैसे हम इससे बच सकते हैं, क्या रहता है इसका इलाज। तो जैसा कि मैंने बताया कि पीपीएच का मतलब होता है ब्लीडिंग का अधिक होना, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है बच्चा होने के बाद में, यानी कि आपकी डिलीवरी हो या सिजेरियन हो, इनमें से किसी के बाद में भी ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। सिजेरियन के बाद पीपीएच का रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, अधिक की साइड में रहता है, यानी कि अगर आपका सिजेरियन हो रहा है तो ज़्यादा संभावना है कि आपको पीपीएच हो एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डिलीवरी। पीपीएच 1 to 5% प्रेगनेंसीज़ के अंदर मिलता है, यानी कि 1 से 5% जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनकी जब डिलीवरी होती है, बच्चा जब बाहर आता है, उनके अंदर एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है। तो 1 से 5% इतनी कम संख्या नहीं है, यानी कि हर 100 में से 1 से लेकर 5 महिला में से किसी को भी पीपीएच हो सकता है। पीपीएच 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी पीपीएच और सेकेंडरी। यूजुअली डिलीवरी के बाद में या बच्चा पैदा होने के बाद में 24 घंटे के अंदर में हो जाता है। ये सबसे कॉमनेस्ट समय है जब पीपीएच होता है, जिसे हम प्राइमरी पीपीएच कहते हैं। लेकिन ये 24 घंटे से लेकर 12 हफ्ते तक भी हो सकता है, जिसे हम सेकेंडरी पीपीएच कहते हैं, यानी कि बच्चा पैदा हुआ उसके बाद में जो 3 महीने का समय है उसके अंदर जो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है उसे हम पीपीएच कहते हैं। अगर 24 घंटे के अंदर हो जाती है, जो कि ज़्यादा कॉमन है, उसे हम प्राइमरी पीपीएच कहते हैं। और अगर 24 घंटे से लेकर 12 हफ्ते के बीच के टाइम में होती है तो उसे हम सेकेंडरी पीपीएच कहते हैं। तो पीपीएच क्यों होता है, क्यों इतनी ब्लीडिंग अधिक हो जाती है? देखिए, जब भी बच्चा पैदा होता है तो बच्चा जो अपनी माँ से प्लेसेंटा से कनेक्टेड होता है, जब वो प्लेसेंटा बच्चेदानी से सेपरेट होता है तो ब्लड वेसल्स थोड़े ओपन हो जाते हैं, साइनसेस ओपन हो जाते हैं, जिसके अंदर से ब्लड निकलता है और बहुत स्पीड से धड़ धड़ निकलता है, जैसे नल चालू हो गया, इतनी स्पीड से ब्लड लॉस होता है। लेकिन उस टाइम क्या होता है, भगवान ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि बच्चेदानी ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसके कारण जो ब्लड जहाँ से निकल रहा होता है वो जगह अपने आप बंद हो जाती है और धीरे धीरे ब्लीडिंग कम हो जाती है। परंतु कुछ महिलाओं के अंदर बच्चेदानी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती है, जिसके कारण कि ये साइनसेस बंद नहीं होते हैं और ब्लीडिंग चालू रहती है, जिसके कारण एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है और पीपीएच हो जाता है। क्यों ये क्लोज नहीं होती है? इसका क्लोज ना होने का मेजर कारणों के अंदर जो आता है, यानी कि यूट्राइन एटोनी है, यानी कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहा है। कभी कभी प्लेसेंटा के कुछ पीसेस रह गए हैं, उसके कारण कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है। कभी कभी प्लेसेंटा की लोकेशन ऐसी होती है, वो लो लाइन यानी कि नीचे की साइड में होता है, तब भी ये कई बार कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है। कभी कभी ये तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, यानी बच्चेदानी तो कॉन्ट्रैक्ट कर गई, लेकिन वेजाइना के अंदर यानी योनि मार्ग के अंदर या फिर बच्चेदानी के मुख के अंदर यानी कि सर्विक्स के अंदर किसी प्रकार का टियर हो जाता है, यानी कि डिलीवरी के दौरान कुछ फट जाता है, जिसमें से एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है, उसके कारण पीपीएच हो जाता है। कभी कभी कुछ दिन बाद भी पीपीएच हो सकता है, जो कि इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। पीपीएच होने के कारणों में से एक महत्वपूर्ण कारण ये रहता है कि महिला के अंदर ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर होता है। कुछ लोगों में आपने देखा होगा कि कभी लग जाती है, चोट लग जाती है तो ब्लीडिंग इमीडिएटली स्टॉप नहीं होती है, बल्कि उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, जिसे कि हम ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर कहते हैं। तो ऐसी महिलाओं में भी ब्लड लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है, ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। कौन सी महिलाएं स्पेसिफिकली पीपीएच के लिए हाई रिस्क पे होती हैं? देखिए, हो तो किसी के अंदर भी सकता है, ये किसी के अंदर भी ऐसा हो सकता है, किसी भी महिला में ऐसा हो सकता है कि कुछ प्लेसेंटा का हिस्सा पीछे रह जाए या डिलीवरी के दौरान टियर हो जाए। लेकिन कुछ महिलाएं स्पेसिफिकली, कुछ केसेस ऐसे होते हैं हमारे जिनमें हमें एक आइडिया होता है कि पीपीएच होने की संभावना अधिक है। जैसे कि अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान आपका जो ब्लड प्रेशर है वह हायर साइड में चल रहा है, यानी आपको पीआईएच है,
तो आपके अंदर PPH होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। अगर आपके मल्टीपल प्रेगनेंसी यानी कि अंदर बच्चा एक नहीं 2 है या 3 है, यानी कि ट्विंस या ट्रिपलेट्स का केस है, तो डेफिनेटली PPH होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आपकी ये चौथी 5वीं डिलीवरी है, यानी ऑलरेडी आपके 2-3 बच्चे हैं, तो भी PPH होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर आपके बच्चेदानी ज़्यादा डिस्टेंडेड है, ज़्यादा डिस्टेंडेड किस कारण से हो सकती है, ज़्यादा बड़ी किस कारण से हो सकती है, 2 कारणों से हो सकती है। या तो बच्चे का वज़न ज़्यादा है या फिर बच्चेदानी के अंदर पानी ज़्यादा है। तो अगर बच्चा ओवरवेट बच्चा है या फिर बच्चेदानी के अंदर जो पानी है वो बहुत ज़्यादा है, बच्चे के चारों तरफ जो लाइकर है, एमनियोटिक फ्लूइड है, वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि पॉलीहाइड्राम्नियोस है, तो भी PPH होने की संभावना अधिक रहती है। अगर आपका प्लेसेंटा प्रीविया है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि प्लेसेंटा बच्चेदानी के अंदर निचले साइड के अंदर है, तो भी PPH होने की संभावना ज़्यादा रहती है। कभी कभी प्लेसेंटा पहले ही सेपरेट हो जाता है, प्लेसेंटल अब्रप्शन हो जाता है, उसमें भी PPH होने की संभावना अधिक रहती है। जिन महिलाओं के अंदर हीमोग्लोबिन थोड़ा ऑलरेडी कम के साइड में चल रहा होता है, एनीमिक महिलाओं के अंदर भी PPH होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आपकी फोर्सेप्स लगा के डिलीवरी हुई है, यानी कि बच्चा बहुत मुश्किल से पैदा हुआ है, बच्चा फंस गया है, तो भी PPH होने के, क्योंकि टीयर्स वगैरह होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि डिफ़िकल्ट नॉर्मल डिलीवरी से सिजेरियन बेहतर होता है, क्योंकि अगर बच्चा फंस गया है, हमें फोर्सेप्स लगाना पड़ रहा है, तो ऐसे केसेस में टीयर्स होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है और PPH होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपका ऑलरेडी वज़न ज़्यादा है, ओबेसिटी है, तो भी PPH होने का जो रिस्क होता है वो थोड़ा ज़्यादा की साइड में रहता है। अगर लेबर लंबा चला है, यानी कि प्रोलॉन्ग लेबर रहा है, यानी कि डिलीवरी में बहुत ज़्यादा समय लगा है, तो भी PPH होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। इन्फेक्शन, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, भी एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण कॉज होता है PPH होने का। तो ये जो सारी महिलाएं हैं जिसमें ट्विंस बच्चे हैं, BP बढ़ा हुआ है, वज़न ज़्यादा है, बच्चा मुश्किल से हो रहा है, फोर्सेप्स लग रहे हैं, इन सभी में PPH होने की संभावना ज़्यादा है। अब PPH पता कैसे चलता है कि PPH हो गया है? तो डेफिनेटली जब डिलीवरी होती है, सिजेरियन होता है, सिजेरियन के टाइम पे हमें डायरेक्ट दिखाई ही देता है, डिलीवरी के टाइम पे भी दिखाई देता है। कभी कभी उसी टाइम पे ब्लीडिंग नहीं होती, हम पेशेंट को शिफ्ट कर देते हैं वार्ड के अंदर, उसके बाद ब्लीडिंग बढ़नी शुरू हो जाती है। तो एक तो ब्लीडिंग बढ़ती हुई दिखाई देती है, दूसरा पेशेंट का जो BP होता है वो ग्रेजुअली कम होने लग जाता है। इस कारण से पल्स रेट उसकी बढ़ने लग जाती है। कभी कभी मरीज़ को इसके कारण डिस्कम्फर्ट होने लग जाता है, यानी कि चक्कर आना जैसा ऐसी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। तो इन सिम्टम्स से हमें पता लगता है कि हाँ, PPH की साइड में पेशेंट जा रहा है। जब भी PPH की साइड में पेशेंट जाता है, तो जो हम ट्रीटमेंट के लिए करते हैं, हम कुछ दवाइयाँ ऐसी देते हैं, मेडिसिन्स होती हैं, इंजेक्शंस होते हैं जो कि दिए जाते हैं, जिससे कि बच्चेदानी कॉन्ट्रैक्ट करे और ब्लड लॉस कम हो। काफ़ी दवाइयाँ ऐसी आती हैं, ऑक्सीटोसिन होता है, मेथर्जिन होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, कुछ इंजेक्शंस होते हैं जो कि दिए जाते हैं ताकि ब्लड लॉस कम हो। कभी कभी इन इंजेक्शंस और दवाइयों से ब्लड लॉस रुक जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स रुक जाता है, 80% केसेस में रुक जाता है, लेकिन कभी कभी ब्लीडिंग इसके बावजूद भी नहीं रुकती है। कभी कभी ब्लीडिंग दूसरे कारणों से हो सकती है, जैसे कि टीयर पड़ा है वजाइना में या सर्विक्स में, ऐसा कुछ है तो हम उसको रिपेयर करते हैं। कभी कभी ब्लीडिंग इन्फेक्शन के कारण हो रही होती है, तो उसके अंदर हम एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं। तो बेसिकली क्या कारण है? अगर प्लेसेंटा के पीसेस पड़े हुए हैं अंदर, तो हम उन्हें निकाल देते हैं। तो बेसिकली क्या कारण है उस पर निर्भर करता है कि क्या ट्रीटमेंट रहेगा, लेकिन जो सबसे कॉमनेस्ट कारण होता है वो ये होता है कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होता है। तो उसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम दवाइयाँ देते हैं, इंजेक्शंस देते हैं, 80% केसेस में उससे ये कंट्रोल आ जाता है, लेकिन फिर भी कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनके अंदर उससे कंट्रोल नहीं आता है। ऐसे केसेस के अंदर कभी कभी हमें लैप्रोटॉमी करनी पड़ती है, यानी कि पेट को खोलना पड़ता है, ऑपरेशन करना पड़ता है, और उसके अंदर हम जो ब्लड वेसल्स बच्चेदानी को ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं, हम उनको ब्लॉक कर देते हैं ताकि ब्लड ज़्यादा बच्चेदानी की तरफ ना जाए और ब्लड लॉस कम हो जाए। इसमें भी कुछ पेशेंट्स में उससे ब्लड लॉस रुक जाता है, परंतु 1-2% केसेस ऐसे होते हैं कि ऐसा करने के बावजूद भी ब्लड लॉस नहीं रुकता है, और रेयर पॉसिबिलिटीज़ में, रेयर कंडीशंस में फिर हमें कभी कभी बच्चेदानी निकालने का डिसीजन भी लेना पड़ता है, अगर ब्लीडिंग किसी भी तरीके से, दूसरी तरीके से नहीं रुकती है। मीनवाइल साथ के साथ हम लोग ब्लड चढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, इसलिए ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स चढ़ाए जाते हैं। साथ में फ्लूइड दिया जाता है ताकि कंपनता भी मेंटेन रहे। तो ये सब चीज़ें साइड बाय साइड चलती रहती है। ऑक्सीजन दिया जाता है पेशेंट को, हायर सेटअप में कभी कभी शिफ्ट करने की भी ज़रूरत रहती है, ICU वगैरह बैकअप की रिक्वायरमेंट रहती है। तो बेसिकली PPH
बच्चे को ट्रीटमेंट जो है वो हमारा मेनली रहता है कि हम बच्चेदानी का जो कॉन्ट्रैक्शन जो नहीं हो रहा है उसको हम स्टिमुलेट करते हैं दवाइयाँ या इंजेक्शंस देने के। 90 to 95% केसेस में इजीली कंट्रोल आ जाता है, लेकिन कुछ परसेंट केसेस ऐसे होते हैं कि ये कंट्रोल नहीं आता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये एक जानलेवा कंडीशन हो सकती है, यानी कि इसमें मरीज़ की जान भी जा सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। ऑल्दो पहले पीपीएच के कारण जो मृत्यु दर थी वह काफ़ी हाई थी, अभी धीरे धीरे काफ़ी कम हो गई है। लेकिन किंतु मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आज भी ऐसा कुछ है कि 100% हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जी नहीं। कुछ 1-2% केसेस ऐसे होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते हैं, क्योंकि उनका ब्लड लॉस किसी भी तरह से नहीं रुक पाता है। तो डेफ़िनेटली पीपीएच के बारे में आपको अवेयर होना ज़रूरी है। हाँ, प्रिवेंशन में हम क्या कर सकते हैं, डेफ़िनेटली हम लोग प्रेगनेंसी के दौरान पूरी कोशिश करते हैं कि पेशेंट का हीमोग्लोबिन हायर मेंटेन रहे, ताकि जब डिलीवरी या सिजेरियन जो भी हो उस टाइम पे अगर जो ब्लड लॉस हो रहा है तो पेशेंट के अंदर झेलने की कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। बहुत सी बार पेशेंट्स कम हीमोग्लोबिन पे चल रहे होते हैं, टैबलेट्स ले रहे होते हैं, लेकिन हीमोग्लोबिन फिर भी कम चल रहा होता है। तो हम लोग का ये रहता है कि नहीं, आप भले इंजेक्शंस लें लेकिन हीमोग्लोबिन थोड़ा ऊपर रहेगा, तो डिलीवरी के टाइम पर आपकी बॉडी की जो कैपेसिटी होगी वो थोड़ा ज़्यादा रहेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हाई रिस्क फैक्टर्स को अवॉइड करना चाहिए, यानी कि ऑलरेडी आपके 2 सिजेरियन हो चुके हैं तो आपको तीसरा चौथा सिजेरियन के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसमें जो लो लाइंग प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा चिपका हुआ होना है, इन सब की पॉसिबिलिटीज़ हमेशा ज़्यादा होती हैं। अगर आपको बहुत हाई PIH चल रहा है, यानी कि आपका BP बहुत बड़ा हुआ है, पहले से ही हमें पता है कि BP बहुत हायर साइड के अंदर है, तो फिर हम आपकी ऐसे केसेस के अंदर जो आपका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की दवाइयाँ हैं वह सब देने की ज़रूरत रहती है। ब्लड को पहले से ही, जब भी आपका डिलीवरी या सिजेरियन हो, हम लोग जैसे बाय डिफ़ॉल्ट प्रोटोकॉल से ही हर पेशेंट का ब्लड क्रॉस मैच करा के ही रखते हैं, अरेंज करके ही रखते हैं, भले ही हमें चढ़ाने की ज़रूरत ना आए। 95% केसेस में हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करने की नौबत नहीं आती, लेकिन फिर भी बाई चांस भी ज़रूरत आए तो हमारा समय उसके अंदर वेस्ट ना हो, इसलिए हमें डिलीवरी या सिजेरियन के टाइम पे पहले से ही ब्लड अरेंज करके रखना चाहिए। मीन्स डेफिनेटली ये डॉक्टर्स का काम है, पेशेंट नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ जो प्रिवेंटिव मेजर्स हम यूज़ करते हैं। पेशेंट की साइड से हमें ये रहता है कि एंटीनेटली, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान उनका हीमोग्लोबिन हाई बना रहा है, तो आप अच्छे से हरी सब्जियां वगैरह खाएं। आपके डॉक्टर जो भी आयरन की टैबलेट्स दे रहे हैं उसे ढंग से लें, और उस पर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है तो अगर आपके डॉक्टर इंजेक्शन का एडवाइस करें तो उसको भी ज़रूर से लें। आई होप आपको पीपीएच के बारे में काफ़ी क्लैरिटी आ गई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर नीचे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।